गांव के एक कोने में बसा हुआ वह मिट्टी का छोटा सा घर, जहां से यह कहानी शुरू होती है, किसी साधारण झोपड़ी जैसा दिखता था। लेकिन उसके भीतर एक असाधारण सपना पल रहा था। सपना एक ऐसे जीवन का जो गरीबी और असुविधाओं की जंजीरों को तोड़कर सफलता और सम्मान की ऊंचाइयों तक पहुंचे। और इस सपने का स्वप्न दृष्टा था रमेश, जो बचपन से ही कुछ अलग सोचता था, कुछ ऐसा करना चाहता था जिससे सिर्फ उसका जीवन ही नहीं, बल्कि उसके पूरे गांव और समाज का भविष्य बदल जाए। उसका जन्म एक अत्यंत निर्धन परिवार में हुआ था, जहां दो वक्त की रोटी भी कभी-कभी सवाल बन जाती थी। उसके पिता रामदीन खेतों में मजदूरी करते थे और माँ कमला देवी आसपास के घरों में चौका बर्तन करके परिवार चलाने में मदद करती थीं। रमेश और उसकी छोटी बहन गुड़िया को बहुत कम उम्र में ही जिम्मेदारियों का अर्थ समझ में आने लगा था। जब रमेश 5वीं कक्षा में था, तब उसने पहली बार अपने स्कूल की लाइब्रेरी में अब्दुल कलाम की जीवनी पढ़ी। और उसी दिन उसके मन में यह विचार आया कि अगर एक अखबार बेचने वाला लड़का देश का राष्ट्रपति बन सकता है, तो वह क्यों नहीं कुछ बड़ा कर सकता। यह विचार उसके जीवन की दिशा बदलने वाला साबित हुआ, क्योंकि उसी दिन से उसने यह तय कर लिया कि वह पढ़ाई को ही अपना जीवन बनाएगा और गरीबी को अपने रास्ते की बाधा नहीं बनने देगा। उसने हर सुबह सूरज उगने से पहले उठकर खेतों में काम करना शुरू किया। स्कूल से लौटने के बाद अपनी माँ की मदद करता, कभी गुड़िया को पढ़ाता। उसका दिन इतना व्यस्त होता कि रात को बिस्तर पर लेटते ही उसकी आंखें बंद हो जाती। लेकिन उसका सपना कभी नहीं सोता था। वह हर दिन अपने सपने को और मजबूत करता। अपने कमरे की दीवार पर उसने एक कागज चिपका रखा था, जिस पर लिखा था, मैं एक दिन अफसर बनूंगा और अपने गांव को बदल दूंगा। ये वाक्य उसके लिए मंत्र बन गया था, जो उसे थकान, भूख और तानों से लड़ने की शक्ति देता था। गांव में कुछ लोग उसका मजाक उड़ाते थे, कहते थे, अरे देखो इसे, ये सोचता है कि वह बड़ा आदमी बनेगा, पहले पेट तो भरो। लेकिन रमेश इन तानों को सुनकर रोता नहीं था, बल्कि और दृढ़ निश्चय करता था कि वह एक दिन इन सब को अपनी सफलता से जवाब देगा। उसका जीवन संघर्षों की एक किताब बन गया था, जिसमें हर पन्ना कठिनाइयों से भरा था, लेकिन उन पन्नों के बीच उम्मीद की रोशनी चमकती रहती थी। 12वीं कक्षा की परीक्षा में उसने जिले में प्रथम स्थान प्राप्त किया, जिससे उसके अध्यापक, गांव वाले और परिवार वाले सब दंग रह गए। कुछ ही समय में उसकी मेहनत की कहानियां दूर दूर तक फैलने लगीं और एक समाज सेवी संस्था ने उसकी आगे की पढ़ाई का सारा खर्च उठाने का निर्णय लिया। शहर में जाकर रमेश ने एक नया जीवन शुरू किया, जहां सुविधाएं थीं, लेकिन साथ ही एक नई लड़ाई भी थी। प्रतिस्पर्धा की लड़ाई, अकेलेपन की लड़ाई और आत्मसंयम की लड़ाई। लेकिन रमेश पहले ही गांव की कठिन जिंदगी से इतना मजबूत बन चुका था कि वह हर नई चुनौती को मुस्कान से स्वीकार करता। उसने कॉलेज में भी टॉप किया और साथ ही एक छोटी सी ट्यूशन जॉब करके अपने परिवार को पैसे भेजता रहा। उसकी ईमानदारी और मेहनत की वजह से उसके प्रोफेसर भी उसके प्रशंसक बन गए। और फिर वह दिन आया जब उसने यूपीएससी की परीक्षा दी, देश की सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक, जिसमें लाखों छात्र बैठते हैं
और कुछ ही चुनिंदा लोग चयनित होते हैं। रमेश ने दिन रात एक करके पढ़ाई की, नींद को त्याग दिया, मनोरंजन को छोड़ा, सिर्फ एक लक्ष्य के साथ, एक दिन मैं अफसर बनूंगा। और आखिरकार जब परिणाम आया तो उसके परिवार की आंखों में आंसू थे, खुशी के आंसू। गांव में जश्न था, स्कूल में मिठाइयाँ बंटी, और जिस झोपड़ी से वह निकला था वहां से एक आईएएस अधिकारी निकला, जिसने अपने सपनों को सच्चाई में बदल दिया। जब रमेश गांव वापस लौटा तो उसकी झोपड़ी के सामने इतनी भीड़ इकट्ठा हो गई थी जैसे कोई त्योहार हो। बच्चे उसे देखकर तालियां बजा रहे थे, बूढ़े आशीर्वाद दे रहे थे, और उसके माँ बाप के चेहरे पर गर्व का वो तेज था जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। वही लोग जो कभी कहते थे कि इससे कुछ नहीं होगा, अब उसे अपनी बेटी के लिए रिश्ता भेजने को तैयार थे। लेकिन रमेश का ध्यान किसी रिश्ते, प्रतिष्ठा या शान की ओर नहीं गया। उसका ध्यान था बदलाव की ओर। उसने पहले ही दिन पंचायत भवन में एक बैठक बुलाई, जिसमें उसने गांव वालों से कहा, मुझे जो भी मिला है वो आपकी वजह से है। आपकी उपेक्षा, आपके ताने, आपकी उपेक्षा भी एक प्रेरणा थी। अब मेरी बारी है कि मैं इस गांव को कुछ लौटाऊं। हम सब मिलकर ऐसा गांव बनाएंगे जो पूरे राज्य के लिए उदाहरण बनेगा। और सच में रमेश ने बातों को सिर्फ भाषण में नहीं रखा, वह हर रविवार गांव में ही रहता, बच्चों के साथ बैठकर उन्हें पढ़ाता, हर किसान के खेत की मिट्टी की जांच करवाता, पीने के पानी के स्रोतों को साफ करवाता, पंचायत फंड का ईमानदारी से उपयोग सुनिश्चित करता, और एक ऐसा बदलाव लाने लगा जो टीवी चैनलों पर खबर बन गया। रमेश ने जब अपने कार्यकाल की शुरुआत की तो उसने ठान लिया था कि वह किसी बड़े शहर में जाकर आराम की नौकरी नहीं करेगा। वह अपने जैसे गांवों में पोस्टिंग लेगा, जहां उसे असली काम करने का मौका मिले, जहां पेड़ की छांव में स्कूल चलते हो, जहां बच्चे आज भी स्लेट और कोयले से पढ़ते हो, जहां अस्पताल केवल नाम के हों। रमेश ऐसे ही स्थानों पर गया और हर जगह वह उसी जुनून से काम करता रहा जैसे अपने लिए करता। चाहे बारिश हो या धूप, गांव की पगडंडियों पर वह अपने स्कूटर से चलता, किसानों से सीधा बात करता, बच्चों के लिए निःशुल्क किताबें मंगवाता, गांव की महिलाओं के लिए सिलाई केंद्र खुलवाता, और साथ ही हर सप्ताह गांव के युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए प्रशिक्षित करता। उसने महसूस किया कि बदलाव सिर्फ संसाधनों से नहीं आता, बदलाव आता है सोच से, दृष्टिकोण से, और अगर वह सोच लोगों में जगा सके तो असली क्रांति शुरू होगी। और ऐसा ही हुआ। उसके गांव में अब कोई बच्चा अनपढ़ नहीं था। हर घर में कम से कम एक मोबाइल था, जिससे बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई करते थे। सरकारी योजनाएं सही लोगों तक पहुंच रही थीं, और सबसे बड़ी बात, अब गांव के लोग अपनी मेहनत और हिम्मत पर भरोसा करने लगे थे। उन्हें लगने लगा था कि अगर रमेश कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं। रमेश अब सिर्फ एक अफसर नहीं था, वह प्रेरणा बन गया था। चलते चलते उसके जीवन की एक नई चुनौती आई, जब उसका स्थानांतरण एक अत्यंत पिछड़े और नक्सल प्रभावित क्षेत्र में हुआ, जहां सरकारी कर्मचारी भेजने से डरते थे। लेकिन रमेश ने उसे चुनौती मानकर स्वीकार किया। वहां उसने न सिर्फ अपनी जान जोखिम में डालकर काम किया, बल्कि उन इलाकों में शांति और विकास का बीज बोया।
जहां सालों से सिर्फ भय और हिंसा का राज था। रमेश ने वहां भी बच्चों के लिए स्कूल खुलवाए, एक मोबाइल लाइब्रेरी की शुरुआत की और स्थानीय युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए कई प्रशिक्षण शिविर आयोजित करवाए। इन सारे वर्षों में रमेश को बहुत पुरस्कार मिले, राज्य स्तरीय, राष्ट्रीय स्तर के। लेकिन जो सम्मान उसे सबसे प्रिय था, वह था अपने गांव की एक बूढ़ी अम्मा का आशीर्वाद, जिसने एक दिन कहा था, बेटा, तूने तो हमारे बच्चों का भाग्य ही बदल दिया। वह जानता था कि असली पुरस्कार वही है, लोगों के जीवन में बदलाव। वह अब भारत भर में युवाओं से मिलने जाता, उनसे कहता, संघर्ष मत छोड़ो, हार को मत मानो। मंजिल उन्हें ही मिलती है जो चलते रहते हैं। और उसके जीवन की यह कहानी अब किताबों में पढ़ाई जाने लगी, युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गई। लेकिन रमेश के जीवन में एक और सपना बचा था, एक ऐसा गुरुकुल खोलने का जहां गरीब बच्चों को मुफ्त में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले, जहां उन्हें आत्मविश्वास और नेतृत्व की शिक्षा भी मिले। और उसी सपने के तहत उसने अपने गांव के बाहर 5 एकड़ जमीन पर हिम्मत संस्थान की नींव रखी। इस संस्थान में न सिर्फ पढ़ाई होती थी, बल्कि जीवन कौशल, आत्मनिर्भरता और सामाजिक उत्तरदायित्व की शिक्षा दी जाती थी। और यह संस्थान एक समय में पूरे देश के लिए एक मॉडल बन गया। रमेश की अगली पोस्टिंग राज्य के सबसे जटिल जिले में हुई, जहां वर्षों से विकास कार्य ठप थे। अधिकारी केवल नाम मात्र में आते थे और योजनाओं का लाभ लोगों तक कभी नहीं पहुंचता था। यहाँ का प्रशासन तंत्र जर्जर था। स्कूलों में शिक्षक नियुक्त थे, लेकिन पढ़ाई नहीं होती थी। अस्पतालों में डॉक्टरों की नियुक्ति थी, लेकिन दवाइयाँ नहीं थीं। सड़कें कागजों में बनी थीं, लेकिन जमीन पर केवल गड्ढे थे। रमेश जब वहां पहुंचा, तो पहले ही दिन से उसने तय कर लिया कि वह न केवल बैठकर फाइलें देखेगा, बल्कि मैदान में उतरकर हर समस्या की जड़ तक जाएगा। उसने एक योजना बनाई, सुनो, समझो, सुधारो। हर सप्ताह एक गांव जाना, वहां की समस्याएं खुद सुनना और अंत में स्वयं जाकर कार्यों का निरीक्षण करना। वह जानता था कि इस प्रक्रिया में उसे सिस्टम की जड़ें हिलानी पड़ेंगी, और ऐसा ही हुआ। कई पुराने अधिकारी उससे चिढ़ गए। उन्हें लगा रमेश उनका आराम खराब कर रहा है, लेकिन रमेश ने किसी विरोध की परवाह नहीं की। गांव वालों को उनके अधिकार बताए, बच्चों के लिए लाइब्रेरी खोली, गर्भवती महिलाओं के लिए मोबाइल मेडिकल वैन शुरू की, और सबसे बड़ी बात, वह खुद हर शनिवार गांव में रुकता, एक किसान के घर में सोता, उन्हीं के साथ खाना खाता। यह देखकर गांव वालों का भरोसा जागने लगा। वह अब रमेश को सिर्फ अफसर नहीं, अपना बेटा मानने लगे। लेकिन जैसा हर ईमानदार प्रयास के साथ होता है, उसके रास्ते में भी कई बार बाधाएं आईं। एक बार एक ठेकेदार ने सड़कों में गड़बड़ी करने पर जब रमेश ने भुगतान रोका, तो उस पर झूठा केस डालने की कोशिश की गई। दूसरी बार एक राजनीतिक व्यक्ति ने ट्रांसफर कराने की धमकी दी, लेकिन रमेश ने हर बार हिम्मत दिखाई और अपनी नीयत पर अडिग रहा। इस सब के बीच उसका व्यक्तिगत जीवन भी संघर्षों से भरा रहा। घर से दूर, अकेलापन, माँ की तबीयत बिगड़ना, बहन की शादी की चिंता। लेकिन उसने कभी इन तकलीफों को अपने कर्तव्य के आड़े नहीं आने दिया।
वह हर सुबह योग करता, दिन भर फील्ड में रहता, रात को रिपोर्ट लिखता और जब सब सो जाते तो वह अगले दिन की योजना बनाता। एक बार रात के 2 बजे किसी गांव से कॉल आया कि बाढ़ के कारण पुल बह गया है और गांव अलग थलग हो गया है। रमेश तुरंत निकल पड़ा, नाव से उस पार गया, राहत सामग्री पहुंचाई और गांव वालों की जान बचाई। इस कार्य के लिए उसे राज्यपाल सम्मानित करने आए। लेकिन जब मंच पर पूछा गया कि आपको सबसे बड़ा पुरस्कार क्या लगा, तो उसने मुस्कुराकर कहा, उस बूढ़ी माँ का हाथ पकड़कर कहना कि तुम समय पर आ गए, यही सबसे बड़ा सम्मान है। उसके ऐसे ही कार्यों ने उसे लोकप्रिय बना दिया। लेकिन रमेश इससे कभी भटका नहीं। उसने कभी राजनीति में कदम नहीं रखा, बल्कि और गहराई से प्रशासन में उतरता गया। इस दौरान उसने एक और बड़ी योजना शुरू की, नवोदय ग्राम, जिसके अंतर्गत हर गांव को आत्मनिर्भर बनाना था, आर्थिक, सामाजिक और शैक्षिक रूप से। उसने किसानों को एफपीओ, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन में जोड़ा, युवाओं को कंप्यूटर कोर्स, ड्रोन संचालन और डिजिटल भुगतान की ट्रेनिंग दी, गांव की लड़कियों को सिलाई, फूड प्रोसेसिंग और कौशल विकास के लिए संसाधन दिए। परिणाम ये हुआ कि महज 2 वर्षों में जिले की तस्वीर बदल गई। गांवों में पलायन रुक गया, बच्चे स्कूल जाने लगे और सबसे बड़ी बात, लोग खुद अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूक हो गए। रमेश का सपना था कि लोग सरकार पर निर्भर न रहें, बल्कि खुद इतने सशक्त बन जाएं कि सरकारी योजनाएं केवल सहायक बने। यह सोच उसे उन अफसरों से अलग बनाती थी जो केवल आदेश देते थे। रमेश खुद खेत में उतरता, खसरा खतौनी चेक करता, महिलाओं की बैठक में बैठता, स्कूल की क्लास में बच्चों के साथ पढ़ता और हर गांव वाले से एक ही बात कहता, अगर आप खुद उठ खड़े होंगे तो कोई ताकत आपको झुका नहीं सकती। इस सोच के कारण कई युवा रमेश से जुड़ने लगे। कुछ नौकरी छोड़कर ग्राम विकास से जुड़ गए, कुछ ने शिक्षा को अपना मिशन बना लिया। और एक समय ऐसा आया कि रमेश के जिले को भारत सरकार ने मॉडल डिस्ट्रिक्ट घोषित किया। यहाँ की योजनाओं को पूरे देश में लागू करने की सिफारिश की गई। लेकिन रमेश अब भी अपनी सादगी में रमा था। वही मिट्टी से जुड़ा व्यवहार, उसके जीवन की सिंप्लिसिटी ही उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। लेकिन उस सादगी के पीछे वर्षों की तपस्या, संघर्ष और हिम्मत की चमक थी, जो अब हजारों युवाओं के लिए दीपक बन गई थी। वह हमेशा कहता, मैं सफल नहीं, संघर्षशील हूँ और ये संघर्ष हर दिन नया है, हर जगह नया है, लेकिन हार मानना कोई विकल्प नहीं है। यही सोच उसे अंत तक चलाती रही और यह यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई, क्योंकि एक सपना अभी बाकी है। जब रमेश ने हिम्मत संस्थान की कल्पना की, तो उसके मन में केवल एक उद्देश्य था, ऐसे बच्चों को शिक्षा देना जो खुद तो गरीब हैं, लेकिन सपनों में अमीर हैं, जिनके पास स्कूल की फीस भरने के लिए पैसे नहीं हैं, लेकिन जिनके मन में देश को बदलने का जुनून है। उसने गांव के बाहर 5 एकड़ की बंजर जमीन को चुना, जहां कभी कांटे उगते थे। वहीं वह ज्ञान के बीज बोने वाला था। पहले लोगों को शक था कि यहाँ क्या बनेगा, लेकिन जब पहली बार वहाँ ईंट रखी गई और उस पर लिखा गया,
हिम्मत से भविष्य बनता है। तो सबको समझ में आ गया कि यह कोई साधारण स्कूल नहीं होगा। यह संस्थान शिक्षा का एक आंदोलन होगा। रमेश ने शहरों के डिजाइनर आर्किटेक्ट को नहीं बुलाया। उसने गांव के कारीगरों से मिट्टी, बांस, पत्थर से कक्षाएं बनवाईं ताकि बच्चे प्रकृति से जुड़े रहें। उसने हर बच्चे के लिए किताबें, यूनिफॉर्म और खाना मुफ्त रखा। लेकिन एक शर्त थी, और रमेश ने कभी इसका नाम अपने नाम पर नहीं रखा। हिम्मत संस्थान ने धीरे धीरे देश के सर्वश्रेष्ठ संस्थानों में जगह बना ली। यहाँ के बच्चों ने विज्ञान, खेल, साहित्य, संगीत, हर क्षेत्र में देश का नाम रोशन किया। लेकिन सबसे बड़ी बात थी कि वे लौटकर फिर अपने गांवों में स्कूल, लाइब्रेरी और कौशल केंद्र खोलते थे। यह संस्थान अब एक विचार बन चुका था। हर संघर्षशील बच्चे को अवसर दो और फिर देखो वो क्या कर सकता है। रमेश को इस कार्य के लिए संयुक्त राष्ट्र ने सम्मानित किया, टेड टॉक में बुलाया गया। उसकी सोच पर डॉक्यूमेंट्री बनी, किताबें लिखी गईं, लेकिन रमेश अब भी अपने पुराने झोले और खादी के कुर्ते में रहता। कभी कोई गार्ड नहीं रखा। और आज भी जब कोई बच्चा संस्थान में पहली बार आता तो सबसे पहले रमेश खुद उसे खाना परोसता। ये परंपरा उसने कभी नहीं तोड़ी और यही चीज उसे महान बनाती थी। वह कहता, सम्मान से पेट नहीं भरता, सेवा से आत्मा भरती है। समय बीतता गया। रमेश की आयु बढ़ने लगी। सरकार ने उन्हें केंद्र में बुलाया, मंत्री बनाने का प्रस्ताव दिया, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। कहा, मैं मंत्री बनकर कुछ 100 योजनाओं की निगरानी करूंगा, लेकिन यहीं रहकर हजारों जिंदगी बदल सकता हूँ। और उन्होंने वही किया। 60 की उम्र के बाद उन्होंने पद से रिटायर तो लिया, लेकिन सेवा से नहीं। अब वे देश के कोने कोने में जाकर बच्चों, युवाओं, शिक्षकों से मिलते, उन्हें प्रेरित करते। एक बार एक छात्र ने पूछा, सर, क्या आप थकते नहीं? थकता हूँ, लेकिन जब तुम्हारी आंखों में चमक देखता हूँ तो सारी थकान मिट जाती है। धीरे धीरे उन्होंने अपनी सारी बचत हिम्मत फाउंडेशन में लगा दी ताकि यह संस्थान आने वाले 100 वर्षों तक चलता रहे। उन्होंने एक ट्रस्ट बनाया जिसमें उन्होंने खुद को सबसे नीचे का सदस्य रखा और ट्रस्ट के अध्यक्ष पद पर अपने पुराने चपरासी के बेटे को रखा, जो अब एक होनहार शिक्षक बन चुका था। ये देख लोग भावुक हो उठे, क्योंकि रमेश ने सिर्फ समाज को नहीं बदला, बल्कि उसके ढांचे को पलट कर दिखा दिया। और एक दिन जब वे सोते सोते ही चले गए, तो पूरे देश में जैसे सन्नाटा छा गया। स्कूलों में मौन रखा गया, गांव के हर घर में दीप जलाए गए। और उनकी चिता पर एक बच्चा रोते हुए बोला, सर, आपने हमें सपना देखना सिखाया। रमेश की अस्थियां गंगा में विसर्जित की गईं, लेकिन उनका विचार अमर हो गया। आज भी जब कोई बच्चा कठिनाई से घबराता है तो कोई ना कोई कहता है, सर, आपने हमें सपना देखना सिखाया। हिम्मत रखो, रमेश की तरह लड़ो। और यह कहानी चलती रहती है हर उस संघर्षशील आत्मा के भीतर जो हार नहीं मानती। रमेश के निधन के बाद जब पूरे देश में शोक की लहर दौड़ी, तो केवल भारत ही नहीं, बल्कि नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, भूटान, अफ्रीका के केनिया और तंजानिया तक से संवेदनाएं आईं,
क्योंकि रमेश के द्वारा बनाए गए हिम्मत संस्थान की शाखाएं अब इन देशों में भी खुलने लगी थीं। उन जगहों पर जहां शिक्षा अब भी एक सपना थी। रमेश की सोच अब सिर्फ एक संस्थान तक सीमित नहीं थी, वह अब एक विचारधारा बन चुकी थी और उस विचारधारा का नाम था हिम्मत शिक्षण मॉडल। इस मॉडल की विशेषता थी कि शिक्षा केवल परीक्षा के लिए नहीं, बल्कि जीवन। यहाँ हर बच्चे को 3 बातें सिखाई जाती थीं: सोचना, करना और समाज को देना। जिसे हर साल राष्ट्रपति भवन में विशेष सम्मान मिलता, रमेश के बनाए छात्रों ने अब देश के हर कोने में हिम्मत क्लब बनाए थे, जहां वे हर सप्ताह बैठते, सामाजिक समस्याओं पर चर्चा करते, समाधान खोजते और जमीन पर जाकर कार्य करते। यही बच्चे अब सरकारी अफसर, डॉक्टर, वैज्ञानिक, किसान, इंजीनियर, शिक्षक बन चुके थे। लेकिन सभी ने एक संकल्प लिया था, जो सीखा है वो लौट आएंगे। इसके अंतर्गत कई ने अपने गांवों में स्मार्ट क्लास, मोबाइल लाइब्रेरी, युवाओं के लिए रोजगार प्रशिक्षण केंद्र खोले। रमेश का नाम अब किताबों में नहीं, लोगों के जीवन में लिखा जा रहा था। उधर हिम्मत संस्थान में भी एक और बड़ा विस्तार हुआ। अब वहां एआई और टेक्नोलॉजी सेंटर, ग्रीन लैब, सोलर एनर्जी पार्क और जल संरक्षण केंद्र बनाए गए थे, ताकि बच्चे केवल किताबी ज्ञान ही नहीं, बल्कि व्यावहारिक समाधान सीख सके। रमेश ने अपनी जीवित अवस्था में ही यह कहा था, शिक्षा वही है जो धरती को बचाए, समाज को जोड़ दे और आत्मा को शांत करे। और इस विचार को आगे बढ़ाया उसके प्रशिक्षित छात्रों ने, जिनमें से कुछ अब अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप की यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे। लेकिन हर साल गर्मी की छुट्टियों में वे गांव लौटते, हिम्मत संस्थान में पढ़ाते और नई पीढ़ी को वही मूल्य सिखाते जो रमेश ने उन्हें दिए थे। और यह देखकर दुनिया हैरान थी कि कैसे एक आदमी ने बिना किसी बड़े प्रचार, विज्ञापन या राजनीतिक समर्थन के एक ऐसी क्रांति की नींव रखी जो अगली कई पीढ़ियों को दिशा दे रही थी। अब भारत सरकार ने रमेश की याद में हिम्मत रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी की घोषणा की, जहां ग्रामीण पृष्ठभूमि के छात्रों को संपूर्ण मुफ्त शिक्षा, नवाचार, अनुसंधान और नेतृत्व की ट्रेनिंग दी जाती थी। इसका परिसर पूरी तरह से सौर ऊर्जा पर आधारित था। हर ईंट पर हिम्मत लिखा था, हर कक्षा में बच्चों की आवाज थी और हर दीवार पर रमेश की मुस्कुराती तस्वीर, जिसमें नीचे लिखा था, जो थक कर भी नहीं रुका वही आगे बढ़ा। हर साल रमेश की जयंती पर वहां राष्ट्रीय हिम्मत पुरस्कार दिए जाते। इन सब के बीच सबसे भावुक क्षण वह होता जब हर वर्ष हिम्मत संस्थान में प्रवेश लेने वाला पहला छात्र पुराने प्रांगण में जाकर उस बंजर भूमि की मिट्टी को नमन करता, जहां से यह आंदोलन शुरू हुआ था, और हर छात्र को शुरुआत में एक किताब दी जाती, हिम्मत का फल।